अब हम देखते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः जो दो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो क्या होती है। अभी बीच में वीडियो रोकनी पड़ी थी क्योंकि थोड़ी सी आवाज आ रही थी और आपको साफ भी नहीं दिखाई दे रहा था। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः दो केंद्रीय समस्या होती है। और दो केंद्रीय समस्या क्या है कि संसाधनों का अभाव और संसाधनों के उचित आवंटन की समस्या। पहला क्या है कि संसाधन नहीं होते। मान लो किसी देश के पास में संसाधन नहीं है तो वो देश कहीं जिस देश में वो संसाधन होंगे वो वहां से इंपोर्ट करेगा और उस इंपोर्ट के लिए उसको भारी जो धन है वो देना पड़ेगा। अब वो डॉलर में भी हो सकता है, किसी और देश की करेंसी में भी हो सकता है। अधिकांशतः डॉलर ही होता है क्योंकि वो एक ऐसे देश की करेंसी है जो मतलब जल्दी से डाउन नहीं जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था की करेंसी है। संसाधनों के उचित आवंटन की समस्या दूसरी आती है, उचित आवंटन की समस्या। उपरोक्त समस्याओं को निम्नलिखित तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है। ये लाइन भी लिख सकते हैं कि उपरोक्त समस्याओं को हम निम्नलिखित तरीकों से भी व्यक्त कर सकते हैं कि हम वो तरीके क्या हो सकते हैं कि उत्पादन क्या किया जाए, हम किसका उत्पादन करना है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। और दूसरी एक प्रश्न हमारा यह हो सकता है कि आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़ाई जाए। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है कैसे बढ़ाई जाए। तो मुख्यतः किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में दो केंद्रीय समस्याएं थी, संसाधनों का अभाव और संसाधनों के उचित आवंटन की समस्या। मान लो कोई व्यक्ति है जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है और उस प्रिपरेशन के लिए उसने मान लो कि जो वेबसाइट थी जहाँ से उसने उस जॉब के लिए अप्लाई किया वहाँ पर उसका पूरा सिलेबस मेंशन था। सिलेबस में उसने देखा कि भाई इंडियन इकोनॉमी का मान लो ये सब्जेक्ट है, उसमें ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो वो सब्जेक्ट के लिए आपके पास में रिसोर्स क्या है कि मतलब आप कहीं ऐसी जगह गए, किसी ऐसी शॉप पर गए जहाँ पर वो संसाधन आपने मिल गया कि मान लो किसी अध्यापक का आपको नाम पता था, उसके नोट्स आपको चाहिए थे, वो नोट्स आपने घर बैठे आपके पास में इंटरनेट है, आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट से वो जो है नोट्स मंगा लिए, अपने दोस्त से मंगा लिए, कैसे भी करके आपको नोट्स मिल गए।
तो आपके आपके पास में जो संसाधनों का अभाव था वो एक तरीके से कंप्लीट हो गया, लेकिन अब उसका किस तरीके से पढ़ा जाए, पहले क्या पढ़ा जाए, किस तरीके से समझा जाए, तो उसका जो आवंटन है उसकी समस्या अभी भी बरकरार है। उसी तरीके से कि हमको कोई चीज़ चाहिए, उसका हम प्रोडक्ट वो है क्या उसके बारे में पता करना, कि उसका प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या प्लांट, क्या इंडस्ट्री किस तरीके से लगानी है, वो सारी चीज़ें किसके लिए करना है, कि उसके उपभोक्ता कौन कौन से होंगे, कस्टमर कौन कौन से होंगे, और उससे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ेगी, ये ओवरऑल चीज़ें होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। आई होप आप ये सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे। और इसके बाद हम पढ़े हैं उत्पादन के संसाधन कौन कौन से हैं। उत्पादन के संसाधन मैंने अभी आप बताए थे कि किसी भी उत्पादन के संसाधन मुख्यतः 4 होते हैं। अभी जब हम क्लास 1 में देख रहे थे कि पहला जो संसाधन होता है वो होता है भूमि। ये सारी चीजें ओवरऑल भूमि पर ही होती हैं, अभी किसी ग्रह पर तो होती नहीं है। और दूसरा है श्रम, तीसरी है पूंजी, और चौथी है तुम्हारी उद्यमशीलता। उद्यमशीलता भूमि को प्राप्त होती है आय इसके रूप में, एक किराए के रूप में, और एक अगर किसी ने खेत बाकी पर दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो उसको लगान, एक तरीके से बोल लें तो लगान के रूप में आय प्राप्त होती है। श्रम को जो आय प्राप्त होती है वो पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होती है। जब हम कहें कि कोई व्यक्ति है जो मजदूरी करता है तो मजदूरी के रूप में भी उसको आय प्राप्त होती है। पूंजी क्या है, पूंजी आप जनरली समझ लीजिए फिलहाल धन प्लस तकनीक, इसको जो आय प्राप्त होती है वो ब्याज के रूप में प्राप्त होती है। उद्यमशीलता को जो आय प्राप्त होती है वो लाभ के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि कोई वो उद्यमी व्यवसाय करता है लाभ के लिए। और उसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम किस तरीके से समझेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के हम प्रकार देखेंगे, और संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे हम। तीसरा हम देखेंगे विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। जितने भी 3 प्रकार है, इन 3 के भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे मतलब जनरली नहीं होता, जैसे इसके 2 प्रकार हैं, इसके अभी हम देखेंगे कौन कौन से प्रकार हैं। इसके जो प्रकार होते हैं, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था।
और संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है दोनों का मिश्रित रूप, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास की अवस्था के आधार पर भी तीन प्रकार होते हैं। एक होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, एक होता है विकासशील अर्थव्यवस्था, और एक होता है आपका विकसित अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार में क्या हो गया, पहला अंतर संबंधों के आधार पर बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार, समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास की अवस्था के आधार पर भी तीन प्रकार हैं, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। अब इनमें भी हम ये जान लेते हैं कि किसका क्या मतलब है। कि जैसे बंद अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था में हम बारी बारी से हम यहाँ समझ लेते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, अल्प विकसित और विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या है, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसकी अनुमति होती है, और इसमें खुली अर्थव्यवस्था में अनुमति होती है। बंद अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलाउ नहीं होता है। जैसे कि दूसरा क्या है कि अगर हम खुली अर्थव्यवस्था है, हम किसी देश के जो वस्तु और सेवाएं उनको हम ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम उदारवादी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। ये जो है उदारवादी नीति का अनुसरण करते हैं, और इसमें जो है संरक्षणवादी नीति का अनुसरण करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था क्या है कि अगर किसी देश के पास में संसाधन उपस्थित नहीं है, तो वो किसी दूसरे देश से आयात कर सकता है, ताकि जो संसाधनों के जो अभाव की समस्या थी वो खत्म हो जाए और आगे हम प्रोडक्शन कर सकें। बंद अर्थव्यवस्था में क्या है, ये जनरली पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी देश के अंतर्गत पर्याप्त जो है संसाधन उपस्थित हों, और ऐसा जनरली होता नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनरली जो हाथ होता है, कीमतों का जो निर्धारण होता है वो सरकार के पास में होता है, और सरकार आवश्यकता देखती है कि किसी व्यक्ति, किसी समाज को उस वस्तु और सेवाओं के प्रोडक्शन की आवश्यकता है, तो सरकार खुद ही जाकर के, जैसे राशन प्रोवाइड करना है, सरकार को लगता है कि राशन देना चाहिए, तो सरकार वहां तक पहुंचा देती है। राशन में जो भी उनको वस्तुएं पहुंचा दी है, दाल चीनी जो भी है, गेहूं है, अनाज है या फिर चावल हैं, जो इसको लगती है, उनको कीमतों का निर्धारण भी सरकार ही करती है। जनरली मार्केट से महंगा खरीदती है और लोगों तक वो सस्ता देती है, क्योंकि उनकी आवश्यकता है, नीड है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, जो इसमें प्रतिस्पर्धा का पूर्णतः अभाव होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं। प्रतिस्पर्धा होगी क्यों, क्योंकि प्रतिस्पर्धा सरकार दे रही ना, सरकार, मार्केट का कोई रोल नहीं है, कीमतों का निर्धारण स्वयं कर रही है। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है, सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती, लेजिज एंड फेयर की जो पॉलिसी है उसका अनुसरण करती है। जो मुफ्त की अर्थव्यवस्था, जो डिमांड एंड सप्लाई, जिनको इनविजिबल हैंड कहते हैं। और वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, रेगुलेट करने का काम सरकार का होता है, वो रेगुलेट करती है, और नियंत्रणकारी भूमिका इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है। हमारी जो इकोनॉमी है, ये जो इकोनॉमी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिश्रण ही हमारी अर्थव्यवस्था का। इसमें क्या है कि सरकार आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्शन भी करती है, और
जो बाजार है उसकी भी उपस्थिति रहती है कि डिमांड के हिसाब मार्केट के ऊपर छोड़ देती है कि कोई वस्तु कितने रेट की होगी, वो मार्केट के ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति महंगी बेच रहा है तो बिकेगी नहीं, क्योंकि दूसरा वाला सस्ता उसको उतार देगा, ग्राउंड पे मार्केट में निकाल देगा, तो वो व्यक्ति चाहकर भी नहीं बेच पाएगा। तो मार्केट मोनोपोली का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है कि मार्केट है, सभी लोग उसमें अपनी वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। अल्प विकसित में क्या है, अल्प विकसित में संसाधन क्या है, प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, जबकि विकासशील में क्या है, इसमें दोहन हो रहा होता है संसाधनों का, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो संभावनाएं वो रहती हैं, और विकास चरम स्तर पर होता है। तकनीक इसमें दोयम दर्जे की होती है, इसमें तकनीक अच्छी होती है लेकिन उच्च तकनीक नहीं होती, इसमें उच्च तकनीक होती है। जो आय है वो अंतरराष्ट्रीय मानकों से सबसे कम होती है, इसमें थोड़ी इससे ज़्यादा होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा होती है तकनीक की दृष्टि से। और हम जब चीज़ें लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। हम बारी बारी से दोनों तीनों प्रकारों को देख लेते हैं, इनको जो है नोट डाउन कर लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही होंगी, दिख रहा होगा, और आप नोट डाउन भी कर रहे। इस अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के, यहाँ से लिखते हैं, इस अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता होती है। जबकि इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आयात निर्यात वस्तु एवं सेवाओं का आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ये हम तभी तक लिख रहे हैं जब तक कि हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ने जाते हैं और हम लाइव क्लास नहीं, जो क्लासेस हम लाइव लेंगे उस टाइम सारी चीज़ें हम आपको बोल करके नोट डाउन करा दिया करेंगे, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। और अब हमको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं और आपके नोट्स बनवाने थोड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ें हो जाएंगी जब आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को। पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। इसमें क्या है, यह अर्थव्यवस्था उदारवादी नीति का अनुसरण करती है, जबकि यह अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी नीति का अनुसरण करती है। इसमें क्या है कि इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों के मुक्त आवागमन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में
संसाधनों के मुक्त आवागमन प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि इसमें क्या है, जो एक आदर्श स्थिति है, यह एक आदर्श स्थिति है, आदर्श स्थिति है, यह तभी संभव है जब किसी देश में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपस्थित हों। पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो, पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो। तो खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था होगी कि ऐसा अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है, उदारवादी नीति का अनुसरण करती है, संसाधनों के मुक्त आवागमन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवा का आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित, संरक्षणवादी नीति का अनुसरण और आदर्श स्थिति तभी संभव है जब किसी देश में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो। वीडियो पॉज करके लीजिएगा। तो आते हैं स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला क्या है, इसमें स्वामित्व के आधार पर पहली थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में पहला पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि इसमें के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। दूसरे का इसमें अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय संस्था क्या होगी, जिस वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा होगा वो जिस भी इकाई में आती होगी, जिस भी मंत्रालय के अंतर्गत कोई इकाई होगी जो उसको रेगुलेट करती होगी, वही संस्था
जो गवर्नमेंट की एंटिटी होगी वही इसको कीमतों का निर्धारण करेगी। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण। इसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है। आगे हम लिखेंगे कि इसमें जो है प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है और इसमें जो है नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाता है अर्थात मांग और आपूर्ति के सिद्धांत की भूमिका नहीं होती। अर्थात मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत की भूमिका नहीं होती। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। इस अर्थव्यवस्था में बाजार प्रतिस्पर्धा अभाव होता है। ये होगी तुम्हारी, मतलब आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है। इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। इस अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। उद्देश्य है मुख्यतः जन कल्याण, बस आपको इतना याद रखना है। नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाता है, जिसमें मांग और आपूर्ति के सिद्धांत की भूमिका नहीं होती। और इसमें क्या है? बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव, इतना याद रखना है आपको मेनली। अब हम आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो लेजेज एंड फेयर के सिद्धांत यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का अनुसरण करेगी। प्रतिस्पर्धा होगी कंप्लीटली, जिसमें प्रतिस्पर्धा का फायदा क्या होगा? कम कीमत पर वस्तु मार्केट में उपलब्ध होगी अच्छी गुणवत्ता के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसमें कीमतों का निर्धारण कौन करता है? आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होती हैं। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होती हैं। इसके अंतर्गत कीमतों का निर्धारण
कीमतों का निर्धारण, बाजार शक्तियों के द्वारा, बाजार शक्ति को ब्रैकेट में लिख लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई, किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, इसलिए इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसलिए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है। यह निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य यहाँ निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, क्योंकि बाजार आधारित है, लाभ अर्जित करना होता है। एडम स्मिथ के अनुसार, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एडम स्मिथ के अनुसार यह अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप की नीति है। इसको बोलते हैं लेजेज एंड फेयर, ब्रैकेट में लिख लिए लेजेज, LAISEZ, लेजेज फेयर FAIRE, लेजेज फेयर का पालन करती है। अर्थात आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था ही कहते हैं। एक नोट यहाँ जी लिख लीजिए, बाजार शक्तियाँ, एक शब्द आएगा
बाजार शक्तियाँ, इसको हम इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं। मतलब जो दिखाई ना दे। इनविजिबल हैंड क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जो दिखाई नहीं दे। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होती हैं। इसके अंतर्गत कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। एडम स्मिथ के अनुसार यह अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप की नीति लेजर फेयर का पालन करती है, अर्थात आर्थिक क्रिया में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार शक्तियाँ इन डिमांड एंड सप्लाई। मुझे लगता है आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर होंगी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या थी, वो हम देख चुके हैं और ये आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो इसलिए आप जिसने नोट डाउन नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वो हम आते हैं पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? सरकार नियामक की भूमिका निभाती है और सरकार का काम रेगुलेट करना होता है, कंट्रोल करना नहीं। कंट्रोल करने में दिक्कत क्या है कि सरकार किसी को घुसने नहीं देगी। रेगुलेट करने में सरकार देखेगी कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको वहीं रोक देगी और उस पर एक्शन ले लेगी, उसको जेल या फाइन जो भी है उस पर दिया जाएगा। तो सरकार रेगुलेट की भूमिका निभाती है और वस्तुओं का इसमें प्रोडक्शन भी बना रहता है और इसके साथ साथ जो प्रतिस्पर्धा है वो भी रहती है, मतलब कि बाजार का विरोध होता है। ठीक है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इस अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका सीमित होती है, मतलब रेगुलेट की होती है, तथा सरकार नियामक की भूमिका अदा करती है। नियामक की भूमिका अदा करती है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र का वस्तु और सेवाओं का उत्पादन की स्वतंत्रता भी दी जाती है। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को वस्तु और सेवाओं की उत्पादन की स्वतंत्रता भी दी जाती है। इसको अर्थव्यवस्था में समानुपाती करने के साथ साथ इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में
सामाजिक आर्थिक कल्याण, सामाजिक आर्थिक कल्याण, कल्याण के साथ बाजार प्रतिस्पर्धा भी, बाजार प्रतिस्पर्धा भी प्रोत्साहित की जाती है। और आगे हम लिख लेंगे कि जो भी है इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें किसी हम रोक नहीं रहे हैं बाजार में आने से, बाजार में प्रोडक्शन करने से, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट ही कर लेगी तो फिर लोग क्या करेंगे, निजी क्षेत्र क्या करेगा, जो प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट कंपनी है, वो क्या करेंगे। तो उनका भी इसमें लिख सकते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी प्रकृति में आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था, और नोट करके हम लिख लेंगे, नोट करके कि भारतीय प्रतिस्पर्धा की प्रकृति भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की प्रकृति संविधान के अनुरूप है, संविधान के अनुरूप है, क्योंकि संविधान के सिद्धांतों के अनुसार ही के सिद्धांतों के अनुरूप है बाजार प्रतिस्पर्धा के साथ साथ बाजार प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जन कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। बढ़ावा दिया जाता है। हम देख लेते हैं, हमारे 3 टाइप और हो रह गए थे। आप लोग ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा जिन्होंने नहीं लिखी है, क्योंकि वैसे तो मैं आराम से लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग लिख रहे होंगे। और हम देखेंगे अल्प विकसित कौन सी है, विकासशील कौन सी है, और इसको ना आप एक तिरछा करके कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आसानी रहे आपको लिखने में। अर्थव्यवस्था के अवस्था के आधार पर क्या है, विकास की अर्थव्यवस्था, विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार पहले आप लिख लीजिए अल्प विकसित
विकसित, फिर हो गया विकासशील, विकासशील, उसके बाद हो गया तुम्हारा विकसित। और अल्प विकसित में क्या है कि संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में होता है, अर्थव्यवस्था यानी संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक, योगदान अधिक, योगदान अधिक, अति निम्न प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, और उसके बाद में जो आती है गरीबी एवं बेरोजगारी में उच्च स्तर पर होती है, तकनीक की दृष्टि से पिछड़े हुए देश है। गरीबी एवं बेरोजगारी, बेरोजगारी का उच्च स्तर, तकनीक की दृष्टि से पिछड़े देश, पिछड़े देश आधारभूत संरचना का अभाव, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का अभाव। उसके बाद हम आ जाते हैं विकासशील, संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में, दोहन प्रारंभिक अवस्था में संसाधनों का दोहन प्रारंभ, ऐसे लिख लीजिए आप, दोहन प्रारंभ परंतु अनेकों संभावनाएं विद्यमान, अनेकों संभावनाएं विद्यमान, प्रति व्यक्ति आय अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम, प्रति व्यक्ति आय अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम, अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं होती, मतलब कि आधुनिक तकनीक का अभाव। तकनीक तो होती है, तो गोल गोल गोला घूमता रहता है। आपने देखा होगा कि मतलब जो फेसबुक है उस पे करोड़ों यूजर्स उस पे हैं, लेकिन कभी वो हैंग नहीं होती है, कभी भी उसमें ऐसा नहीं होता। और किसी भी आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे चले जाओ, गोल 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 घूमता मिलेगा आपको, कभी साइट ओपन ही नहीं होगी। लॉगिन में समस्या है, किसी और में समस्या है, तो ये तकनीक का पिछड़ापन है।
इसमें सुदृढ़ आधारभूत संरचना की कमी होती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं होता, सुदृढ़ आधारभूत संरचना की कमी ये भारत के सभी लक्षण हैं। औद्योगिकरणों में अनेकों संभावनाएं विद्यमान, औद्योगिकरण अनेकों संभावनाएं विद्यमान। इसमें क्या है कि संसाधनों का दोहन प्रारंभ होता है, परंतु अनेकों संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। प्रति व्यक्ति आय अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम, आधुनिक तकनीक का अभाव होता है, सुदृढ़ आधारभूत संरचना की कमी। इसका मतलब है कि जो आधारभूत संरचना तो है, बेसिक स्ट्रक्चर, रोड है, बनते बनते उखड़ गया, या स्टार्टिंग में भी कुछ ही टाइम हुआ है उखड़ने लग गया, टूटने लग गया, पुल बनाते बनाते गिर गया, पुल बन रहा था गिर गया, और वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है। औद्योगिकरण कहीं है कहीं नहीं है, लोग गांव से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जहाँ हैं वहीं उनको रोजगार मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। औद्योगिकरण हर एक जगह समान स्तर पर विद्यमान हो, ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री में ऐसा होता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में औद्योगिकरण का चरम स्तर होता है कि वहाँ पर उद्योग अच्छे खासे होते हैं। यहाँ पे क्या है कि सब चीज जो इसमें कमी थी वो विकसित में पूरी हो जाती है कि संसाधनों का अधिकतम दोहन हो चुका होता है। संसाधनों का अधिकतम दोहन तकनीक की दृष्टि से अग्रणी देश होते हैं, उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, उच्च प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा तकनीक की दृष्टि से अग्रणी देश, तकनीक, और फिर उच्च कोटि की आधारभूत संरचना, अर्थव्यवस्था में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अधिक। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक एवं तृतीयक, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है। तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अधिक। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की भूमिका ये आप लिख लेना, मैं फिलहाल मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिखते रहना, क्योंकि हमारे पास समय कम है और चीज़ें कवर अप करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा छोड़ने वाले नहीं हैं जो एग्जाम में पूछा गया हो और आपको नहीं पता हो। और हम क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। पहले हम पूरा संपूर्ण सिलेबस जो है वो हम पढ़ लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें शीशे की तरह क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं आई है।
अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्षेत्र, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्षेत्र प्रकार हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था में, यहाँ से एक नोट लिख लीजिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 आर्थिक क्षेत्र होते हैं। 3 आर्थिक क्षेत्र, 3 आर्थिक क्षेत्र विभाजित किसी भी अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, आप ऐसे लिख लीजिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, एक सेकंड, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक। पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, फिर उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र, फिर आता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। देखो इसको समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन है उसका इस्तेमाल करके हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे हवा है, एक प्राकृतिक है, वो हमने बनाई नहीं है। मिट्टी है, पानी है, वो कुछ भी हमने इनमें से बनाया नहीं है। आसमान, हवा, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है वो है, उन सब का इस्तेमाल करके हमने कोई फसल उगाई तो प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। उसी को ही एक कच्चा रॉ मटेरियल के तौर पर द्वितीयक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र उसको प्रोसेस करता है। ये एक तरीके से मूल्यवर्धन क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर वैल्यू बढ़ाई जाती है। मतलब गेहूं लिया, गेहूं से आटा बना दिया, आटे को सेल कर रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। उससे आलू लिया, आलू से चिप्स बना दी, तो ये चिप्स क्या है, चिप्स का एक आलू की जो कीमत थी, चिप्स के पैकेट की जो कीमत है कहीं ज्यादा होगी उससे। जैसे कि कपास लिए, कपास से यहाँ पे धागा बना दिया, तो ये द्वितीयक क्षेत्र है। इन्हीं दोनों क्षेत्रों को सहयोग करता है तृतीयक क्षेत्र। मान लो कच्चे माल को भी लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में। वो एक सहयोग की भूमिका निभा रहा है। सर्विस क्षेत्र, बैंकिंग की जरूरत पड़ गई। बैंकिंग में क्या है कि मान लो कच्चा माल बेचा तो पैसे का ट्रांजेक्शन, बैंक चाहिए, अकाउंट चाहिए। द्वितीयक क्षेत्र में क्या है, चिप्स या कोई भी मैन्युफैक्चर करके जो चीज बनाई उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा पैसा को लेना है किसी अकाउंट में तो तृतीयक क्षेत्र की भूमिका पड़ेगी, तो सहयोग की भूमिका निभाएगा। तो इस क्षेत्र में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति करता है। यह क्षेत्र
कच्चे माल की आपूर्ति करता है। ये क्षेत्र क्या है? कच्चे माल की आपूर्ति करता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम भूमिका है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम भूमिका है। सबसे कम भूमिका कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। अब आ जाते हैं द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के जो रॉ मटेरियल होते हैं, इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल एवं मशीनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। मूल्यवर्धन किया जाता है। मूल्यवर्धन को यही बोलते हैं वैल्यू एडिशन। कपास, मतलब एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए कोई भी। कपास से धागा बना दिया। कपास को लिया था 100 रुपये का, यहाँ पे 110 का धागा बना दिया, या 150 का बना दिया, कुछ भी एक अमाउंट रख लीजिए, 50 रुपये का मूल्यवर्धन होता है। इसमें भी अब हम एक चीज समझ लेंगे, एक चीज इसमें समझ लेते हैं कि विनिर्माण और एक निर्माण, इसको बोलते हैं विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र। एक होता है निर्माण, एक होता है विनिर्माण। निर्माण में क्या है कि जैसे कि मान लो भवन निर्माण किया हमने, भवन का विनिर्माण नहीं होता, निर्माण होता है। दोनों में डिफरेंस है कि अगर हम किसी को तोड़ करके फोड़ करके उसका जो रॉ मटेरियल निकलता है उसको हम फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि घर को हमने तोड़ा, उससे ईंटें निकली, ईंटों को फिर से घर में इस्तेमाल कर लिया, तो वो निर्माण है। तो हम कहते हैं कि रिवर्सेबल है, उत्कर्मणीय और विनिर्माण क्या है? इर्रिवर्सिबल, अनुत्कर्मणीय कि मतलब इर्रिवर्सिबल है, उसको रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो हमने गेहूं से आटा बनाया, आटा में जब पानी डाल दिया तो आटा गुथ गया, गुथने के बाद में आप फिर से उसका आटा नहीं बना सकते। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आलू की चिप्स बना दी, चिप्स से आप फिर से आलू नहीं बना सकते। तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसका हम रॉ मटेरियल फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं जैसे कि स्वेटर है, स्वेटर को धेड़ दिया, उसका जो ऊन है फिर से इस्तेमाल करने में आ जाएगा कि हमने स्वेटर फिर से बना दिया।
या विनिर्माण में क्या है कि हम कोई भी ऐसी चीजें, आलू की पकौड़ी बना दी, पकौड़ी से फिर से आलू नहीं निकाल सकते। तो कुछ क्षेत्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय विनिर्माण क्षेत्र को। और इसमें क्या है कि भाई हमको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए बहुत सारी लेबर चाहिए। तो लेबर क्या है, एक श्रम है। तो हम कहेंगे श्रम गहन उद्योग है, क्योंकि उसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है निर्माण क्षेत्र में। वहीं विनिर्माण में क्या है, पूंजी गहन उद्योग है। पूंजी गहन उद्योग किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि पूंजी की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी चाहिए। आपको आपको चिप्स बनानी है, तो चिप्स बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए होंगी, लेबर भी चाहिए होगी। एक मतलब बहुत लार्ज स्केल पर आटा बनाना, आटा मील बनानी पड़ेगी, तो वो पूंजी में आएगी। तकनीक बहुत बड़े स्तर पर चाहिए अगर आपको पूरे देश के स्तर पर या पूरे विश्व स्तर पर सप्लाई करनी है, सप्लाई चेन को क्रिएट करना है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में सहायता की भूमिका निभाता है। अब हम आते हैं तृतीय क्षेत्र पर। तृतीय क्षेत्र क्या है, यह क्षेत्र द्वितीयक एवं तृतीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, सॉरी प्राथमिक क्षेत्र होगा। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में सहायक की भूमिका निभाता है। सहायक की भूमिका निभाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र, क्योंकि सेवा कर रहा है, दान क्षेत्र सर्विस दे रहा है। इस क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का मध्य संयोजक का कार्य करता है। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के मध्य संयोजक का काम क्या होता है, जोड़ना। ये कहते हैं संयोजक का कार्य करता है। यह प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के मध्य की बीच की कड़ी है, संयोजक की बीच की कड़ी है। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र एवं बैंकिंग क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में सहायक की भूमिका निभाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक द्वितीयक के मध्य के संयोजक का कार्य करता है। एग्जाम्पल है इसके स्वास्थ्य क्षेत्र, सर्विस सेक्टर में, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र, ये तीनों इसके उदाहरण हैं। इसको याद रखिएगा। अब हम आय का चक्रीय प्रवाह हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो क्लास नंबर 2 जब भी होगी
ये आपने लिख लिया होगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। प्राथमिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है, तर कच्चे माल की आपूर्ति करता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम भूमिका है कृषि क्षेत्र एवं संबंधित क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल की सहायता से उत्पादन किया जाता है, इसको मूल्यवर्धन किया जाता है, जैसे कपास से धागा बनाया। तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के मध्य के बीच की कड़ी है, संयोजक का कार्य करता है। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, परिवहन आदि आदि जरूर लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि और भी सेक्टर हो सकते हैं। परिवहन के बाद में यहाँ पर लिख लीजिएगा आदि, मतलब आदि क्षेत्र, क्योंकि और भी परिवहन के बाद भी और बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं जो सर्विस सेक्टर में काउंट होंगे, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। हम पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रभाव। आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।